नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुआन संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी पर। आज के खास कार्यक्रम के खास मेहमान हैं भारतीय सेना के फौज के थल सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जसिंदर सिंह सोढ़ी। जे सोढ़ी साहब, स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में आपका। जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। सोढ़ी साहब, 1 फरवरी को देश का बजट आ रहा है और इस बजट में बाकी तो जितनी चीजें हैं इंपॉर्टेंट ही होता है। बजट देश का बजट है, साल का बजट है, 2026-27 का बजट होगा ये। हम चूंकि आप सेना से जुड़े रहे हैं, आपने सेना को जिया है, भारत की फौज को, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद और पड़ोसियों से जिस तरीके से तनातनी चल रही है, पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, ठीक है, और अमेरिका से जो कुछ है सबको पता है। इन हालातों सब ये जो हालात इकट्ठे हो रहे हैं, भारत को चारों तरफ से घेर रहे हैं, इसके मद्देनजर क्या भारत को जरूरत है अपने इस रक्षा बजट में, जो 1 फरवरी 2026 को 2026-2027 वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर का जो आने वाला है, क्या उम्मीद लगती है आपको कि बढ़ के आएगा वो बजट और बढ़ना चाहिए? कई सवाल एक साथ हैं। संजीव जी, शताब्दियों पहले चाणक्य ने कहा था कि किसी देश की सैनिक शक्ति उसके तिजोरी से निकलती है या ट्रेजरी से निकलती है। कहने का मतलब है किसी देश की सैनिक शक्ति हमेशा पैसे से चलती है, क्योंकि पैसे से आप आधुनिक हथियार और इक्विपमेंट खरीद सकते हैं अपनी सेना के लिए। तीन बयान जो बहुत महत्व हैं, इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं। पिछले साल 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा टू फ्रंट वॉर भारत पे प्रोबेबिलिटी नहीं है, रियलिटी है। यानी कल्पना नहीं है, वास्तविकता है। पिछले साल 9 जुलाई को जनरल अनिल चौहान, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं भारतीय सशस्त्र बल के, उन्होंने बयान दिया जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये आने वाले समय में भारत की अखंडता और सुरक्षा के लिए दिक्कत पैदा करेंगी। और इसी साल 10 जनवरी को जनरल अनिल चौहान ने बयान दिया कि जो चीन, पाकिस्तान और तुर्की का समीकरण बन रहा है, ये हमारे लिए एक ठीक बात नहीं है। अगर हम इन तीन बयानों को इकट्ठे देखें, एक चीज साफ जाहिर है कि भारत पे सैनिक चुनौतियां बहुत हैं। और मेरा आंकलन है, जिसमें मैंने लेख भी लिखा और कई बार आपके शो पे भी मैंने बोला है, 2030 के बाद कभी भी भारत पे 3.5 फ्रंट वॉर होगा। 3.5 फ्रंट का मतलब है चीन पाकिस्तान तो हमें पता है, 2 फ्रंट। बांग्लादेश बेशक सैनिक तौर पे भारत के खिलाफ मोर्चा खोले ना खोले, लेकिन उसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, जो हमने 5 अगस्त 2024 तक नहीं की थी। सोचा था ये हमारा अटूट मित्र देश है। और हाफ फ्रंट भारत के अंदर, जिसका आंकलन बार बार होता जा रहा है, वो लोग जो देश के अंदर हैं, जो देश को अंदर से खोखला करने के लिए मौके की ताक में है। तो भारत पे अगर 3.5 फ्रंट की चुनौती है, जो 5 साल बाद कभी भी आ सकती है, हमें अपना रक्षा बजट भी देखना होगा। 2019 में भारत का रक्षा बजट 2.5% था जीडीपी का, जो कि घटते घटते पिछले साल सिर्फ 1.9% हो गया है। अगर इतनी बड़ी कटौती रक्षा बजट में हो रही है, तो हमारी सेनाएं कैसे मॉडर्नाइज होंगी? हमारी वायुसेना में 42 स्क्वाड्रन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑथराइज्ड हैं। और पिछले साल 17 अक्टूबर को स्टैंडिंग कमेटी फॉर पार्लियामेंट में यह कहा गया है कि हमें 55 स्क्वाड्रन चाहिए होंगे टू फ्रंट वॉर के लिए। अगर हम 42 भी माने, जो अभी तक औपचारिक आंकड़े हैं, हमारे पास आज की तारीख में सिर्फ 29 फाइटर स्क्वाड्रन हैं। हमारी जो पनडुब्बियां हैं वो 1992 के लेवल तक पहुंच गई हैं, इतनी हमारी कम पनडुब्बियां हो गई है। हमारे जो लड़ाकू विमान है 1962 के लेवल पे पहुंच गए हैं। और हम बात करें चीन जैसे महाशक्ति के साथ लड़ने के लिए, तो हमें पैसा चाहिए। हमें मतलब हमारी सेनाओं को पैसा चाहिए। 1.9% जीडीपी के साथ ये मॉडर्नाइज नहीं हो पाएंगे। हमें कम से कम, जो मैंने किताब में भी लिखा है, अपनी किताब लिखी मैंने चाइना वॉर क्लाउड्स, हमें कम से कम 3% ऑफ जीडीपी चाहिए अगले कुछ सालों तक।
जब तक हमें इतने बड़े पैमाने पे पैसा नहीं मिलेगा, हमारी वायुसेना, नौसेना, थल सेना लेटेस्ट इक्विपमेंट कैसे खरीद पाएंगे? देखिए, पहले की लड़ाइयां अलग थी, जहां पे सैनिक आमने सामने मोर्चों पे लड़ते थे या टैंक जाते थे। लेकिन ये जो चीन आधुनिक युद्ध करने वाला है, इसमें लड़ाई एक अलग किस्म की होगी। साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, थल सेना, वायुसेना, नौसेना तो बाद में आएंगी। तो उसके लिए हमें पूरा पैसा चाहिए, पूरी तरह से तैयार होने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आज की तारीख में हमारा रक्षा बजट बहुत कम है। हमें इसमें बहुत ज्यादा वृद्धि करनी होगी। और मेरे को उम्मीद है कि 1 फरवरी को जो हमारा बजट अनाउंस होगा, उसमें रक्षा बजट में काफी इजाफा होगा। लेफ्टिनेंट कर्नल सोडी साहब, एक चीज आपकी बात से निकल आई कि बजट कम हुआ है, रक्षा बजट, डिफेंस बजट नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मैंने जितना पढ़ा है आपसे बात करने से पहले, जब आपसे बात करने आया हूं, कि 10 साल में पिछले 2.5 गुना की बढ़ोतरी की गई थी रक्षा बजट में, वैश्विक हालातों को देखते हुए। और अब ये बढ़ाना है, जो मिलिट्री ड्रीम है, कि इस चुनौती को कैसे हम आगे लेके जाएं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2025-26 का जो बजट आया था, उस बजट में, रक्षा बजट में 20% की बढ़ोतरी की उम्मीद अब आगे की जा रही है, जो 1 फरवरी को बजट आना है 2026-2027 के लिए, फाइनेंशियल के लिए। जो 2025 के लिए बजट था एलोकेटेड, वो था 6.81 लाख करोड़। अगर ये 20% इसमें बढ़ जाता है 2026-27 के बजट में, तो ये बढ़ के पहुंच जाए, मतलब एक 1.8 लाख करोड़ बढ़ जाएगा अगर ये, तो ये काफी ज्यादा हो जा रहा, करीब करीब बैठ जाएगा 8 लाख करोड़ के आसपास। लेकिन फिर वही समस्या है कि बजट बढ़ जा रहा है, लेकिन क्या वो बजट इस्तेमाल भी हो जा रहा है? सवाल ये है। बजट को बढ़ाना एक विषय है, और उस बजट का साल में इस्तेमाल कर लेना सही तरीके से, सेना को कुछ मिल जाना उस बजट से, दो सवाल एक साथ हैं। संजीव जी, मैं आपके प्रश्न के पहले भाग का पहले उत्तर दूंगा। देखिए, साल प्रति साल अगर हम आंकड़े देखें, टोटल फिगर्स देखें, तो उसमें तो वृद्धि हुई है, लेकिन परसेंटेज और जीडीपी में नहीं हुई है। क्योंकि हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि जब भी हम कोई ऐसी कैलकुलेशंस करते हैं, तो हमेशा परसेंटेज ऑफ जीडीपी लिया जाता है। अब भारत की जो इकोनॉमी थी, कुछ साल पहले $1 ट्रिलियन थी, फिर $1.5 ट्रिलियन हुई, बढ़ते बढ़ते अब $4 ट्रिलियन पहुंच गई है। तो भारत की अगर इकोनॉमी बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ ये जो फिगर्स हैं ये भी तो बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या परसेंटेज ऑफ जीडीपी जब हम आते हैं, जो कि मेन कैलकुलेशन होता है, वहां पे ये फिगर्स घट रहे हैं। तो ये परसेंट ऑफ जीडीपी बहुत जरूरी है। देखिए, मैं दर्शकों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अगर किसी इंसान की तनख्वाह 10,000 प्रति मास है, और उसकी अगले साल उसकी ₹500 वृद्धि होती है, तो उसकी कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुआ है? ये ये और परसेंट इंक्रीज पूरी कंपनी में अगर हम लें, कि जब पूरी कंपनी का जो बजट था उसमें से कितना उसका परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर हम परसेंटेज ऑफ जीडीपी से जाएंगे, जैसे बाकी देश करते हैं, चीन, पाकिस्तान में, हैरानी होगी कि उनका उनका भी पिछले 5-6 साल से लगातार परसेंट जीडीपी बजट बढ़ता गया है। चीन का तो पिछले 11 साल से लगातार बढ़ता गया है। तो जी ये जी। परसेंटेज ऑफ जीडीपी कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। फिगर्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है। अब आपके प्रश्न का दूसरा भाग, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि पैसा अलॉट होना एक चीज होता है, पैसे को खर्च करना दूसरी चीज होता है। हमने देखा है कई बारी हमारी सेनाओं के पास पैसा होते हुए भी पूरा पैसा खर्च नहीं हो पाता है। इसका कारण है, इसके दो मुख्य कारण हैं। एक, जो हमारे प्रोसीजर्स हैं, बहुत ही कागजी वाले प्रोसीजर्स हैं। इतना उसमें पेपर वर्क होता है, इसमें उतनी डॉक्यूमेंटेशन होती है कि वो चीज जब तक जमीन पे आती है, तब तक बहुत टाइम बीत जाता है। आ, इसी साल 13 जनवरी को जब जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब सेना दिवस से पहले प्रेस ब्रीफिंग ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उन्होंने कहा कि हमने कोर कमांडर्स तक को इमरजेंसी पावर्स देती है, जो बहुत अच्छी बात है। कि हम जितने अपने लोअर कमांडर्स को इमरजेंसी पावर्स देंगे,
उतना हमें ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हमारे कम होंगे, हमारी चीजें जल्दी आएंगी। दूसरी चीज है, एक तो हमारे प्रोसीजर्स, दूसरा हमारे जगह जगह पे जो आईएफए होते हैं, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल अथॉरिटी होते हैं, जब भी सेना कोई टेंडर देना चाहती है या सामान लेना चाहती है तो उसे आईएफए का अप्रूवल चाहिए होता है। आईएफए के अप्रूवल आने में बहुत टाइम लग जाता है, उसमें वो बहुत ऑब्जर्वेशन रेज करते हैं। देखिए, ये टाइम ऑब्जर्वेशन रेज करने का नहीं है। हमारे पास 5 साल का समय अपनी सैनिक शक्ति में इजाफा करने के लिए, पेपर वर्क, ऑडिट, ऑब्जेक्शन, ये सारी चीजें बाद में टैकल हो सकती हैं। लेकिन अगर हम हर कानून के हर छोटे शब्द पे हम बैठ जाएंगे तो फाइलें मूव ही नहीं होंगी, जो कि हम देखते हैं अमूमन सरकारी डिपार्टमेंट्स में होता है। तो ये जो हमारा ज्यादा पेपर वर्क है, इसे हमें कम करना होगा। हमें और पावर्स अपने कोर कमांडर्स, डिवीजन कमांडर्स, ब्रिगेड कमांडर्स को देनी होंगी, ताकि एक नीचे के लेवल पे भी वो हथियार या वेपन सिस्टम्स खरीद सकें हमारी सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम बहुत ज्यादा कागज में बिलीव करते हैं, बहुत ज्यादा पेपर वर्क में बिलीव करते हैं, और इसी चीज से हमारे जो चीजें खरीदने की क्षमता होती है उसमें बहुत धीमी गति आ जाती अपने सोडी साहब एक चीज बड़ी अहम बताई है। कोर कमांडर्स को जो पावर्स दी हैं वो बहुत अच्छी हुई हैं कि वो फाइनेंस में इंटरफेरेंस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं उसको, कोई डिसीजन ले सकते हैं, अगर मैं गलत नहीं समझा आपकी बात। आपके हिसाब से ये लाखों करोड़ का जो बजट, सैन्य बजट आता है सेना का, इसको कौन कौन इस्तेमाल करने की पावर रखे? सैंक्शन करने की, आने के बाद सरकार से बजट आ गया सेना के खजाने में, उसके बाद किन किन पावर्स पे चला जाए जो फटाफट, मतलब इसमें जो कागज कलम घिसने का है, ऑब्जेक्शन लगाने का है, कमियां ढूंढने का है, वो सब दायरा खत्म हो। फटाक से इधर फैसला हुआ, उधर इंप्लीमेंटेशन हो गया। इधर पैसा खर्च करना है किस चीज पे, उधर खरीदारी हो गई सैन्य सामान की। थोड़ा सा आप बताएं ताकि आम पब्लिक समझ सके कि ये पावर से जिम्मेदार लोग हैं, इन पे शक मत करिए, अपनों पे शक मत करिए। है। संजीव जी, देखिए, सेना में सबसे ऊंची जो ओहदा होता है वो चीफ आर्मी स्टाफ का होता है। उनकी अपनी पावर होती है चीजें खरीदने की। फिर नीचे आर्मी कमांडर्स आते हैं, आर्मी कमांडर्स की अपनी पावर होती है। आर्मी कमांडर के नीचे कोर कमांडर्स आते हैं, जिन्हें जैसे मैंने बताया 13 जनवरी को हमारे सेना अध्यक्ष अनाउंस किया कि उनको भी पावर्स मिल गई हैं। कोर कमांडर के नीचे डिवीजन कमांडर्स आते हैं, उनके नीचे ब्रिगेड कमांडर्स आते हैं। तो मेरी राय में हमें ब्रिगेड कमांडर्स तक पावर्स देनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम सामान खरीद सकें कम समय में। दूसरी बात, ये जो हमारा इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल अथॉरिटीज होते हैं, आईएफए होते हैं, ये बहुत टाइम लगाते हैं फाइलों को क्लियर करने में। ये वो डिफेंस ऑडिट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, डीएडी के, जहाँ पे अगर किसी भी सेना के लेवल पे कोई चीज खरीदनी है, वो फाइनेंशियल कंकरेंस के लिए आईएफए के पास जाती है। आईएफए ओके करता है, फिर ही वो सेना के लेवल का ऑफिसर वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है और खरीद सकता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम हमारा जाया होता है पेपर वर्क में। तो ये जो आईएफए का जो प्रोसीजर है, ये हमें एक टाइम लिमिट तय करनी चाहिए, 3 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, क्योंकि अब हम हफ्ते और महीने नहीं वेट कर सकते। हमारे लिए एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए सिर्फ 5 साल का समय है। 5 साल के समय में हमने 3.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना है। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा, जब उन्हें समय मिले, एक लेख जरूर पढ़ें जो कि जनरल मनोज नरावने, जो कि भारतीय थल सेना के 28वें सेना अध्यक्ष थे, उन्होंने 29 जुलाई 2023 को द प्रिंट में लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आधुनिक जमाने में कोई भी देश 2 फ्रंट वॉर नहीं जीता है, और हम 3.5 फ्रंट की वॉर कर रहे हैं। और जनरल नरावने ने 7 अगस्त 2023 को एक और लेख लिखा द प्रिंट में, जहां उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है, 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए दिक्कत पैदा करेगी। जो वो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं कहीं इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन जब दर्शक उस लेख को पढ़ेंगे उन्हें वो शब्द दिख जाएगा। तो अगर हमारे लिए इतनी बड़ी चुनौती है, जो कि पूर्व सेना अध्यक्ष ने दो दो लेखों में जाहिर किया है, तो हमारे पास वक्त कहाँ है हफ्ते और महीने तक आईएफए को देने का? तो यही मैं कहना चाहूंगा कि जो भी ये आईएफए का काम है, ये मैक्सिमम 1-2 दिन में कंप्लीट होना चाहिए। कोई बात नहीं अगर किसने रात को बैठना है, ऑफिस आवर्स के आगे बैठना है, क्योंकि ये अब देश की सुरक्षा का सवाल है।
लेफ्टिनेंट कर्नल जसिंदर सिंह सोढ़ी साहब, आपने बहुत अहम बात कही है आईएफ को लेके। ठीक है, आईएफ जो है, आईएफए, सवाल ये कि आईएफए पे कहीं अंकुश नहीं है। आईएफए मतलब वो परमात्मा हो गया है सेना के बजट को खर्च कराने में, और तबाह इससे सेना हो रही है और देश दांव पे लग रहा है। आपके हिसाब से अगर आईएफए की जिम्मेदारी टाइम बाउंड तय कर दी जाए, तो हमारा जो सरकार बजट दे रही है सेना को और देश के लिए, सैन्य रक्षा के लिए, वो सही तरीके से सही वक्त पे इस्तेमाल हो सकता है। आप ये कहना चाहते हैं? आपकी बात मैं सही समझ पा रहा हूं? बिल्कुल। मैंने दो दो पॉइंट बोले। एक है कि आईएफए का जो टाइम लिमिट है कोई भी फाइल क्लियर करने का, वो सीमित रखा जाए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मैक्सिमम। और दूसरा, जितना हम नीचे पावर्स देंगे ब्रिगेड कमांडर तक, उतना हम ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद पाएंगे, और हम इन दो चीजों से इंश्योर कर पाएंगे कि हमारा कोई भी रक्षा बजट का कोई भी अमाउंट सरेंडर नहीं हो रहा। क्या उसको आप चाहते हैं कि अगले सत्र में कंटिन्यू कर दें, ले जाएं और बाकी नया बजट नहीं, आने दें, या खर्च कर लिया जाए नहीं, नहीं, उसी उसी सत्र में? नहीं, नहीं, उसी सत्र में खर्च होना चाहिए। अभी क्या होता है कि कुछ पैसा रोल ओवर हो जाता है। उससे क्या होता है कि सामान तो आता नहीं है, क्योंकि हमारा पेपर वर्क कितना हो जाता है। तो जो बजट सत्र में हमें अलॉट हुआ है, वो उसी फाइनेंशियल ईयर में खर्च होना हो जाना चाहिए। और ये इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आईएफए की गर्दन पे थोड़ा वजन रखना चाहिए, जिम्मेदारी का, जवाबदेही का, कि वो बजट खर्च करवाने की जिम्मेदारी उसकी भी है। यहाँ सरकार, सेना और शक्ति यानी कि पावर में कोई कमी नहीं है भारत की। दिक्कत यह है कि पैसा बहुत है, उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो पाता है वक्त के अंदर, एक ब्रैकेट पे, एक टाइम बाउंड। इसलिए सौदे जो होते हैं रक्षा सैन्य संबंधी, गोला बारूद, हथियार, जेट्स खरीदने के लिए, फाइटर जेट खरीदने के लिए, ठीक है, जो भी साजो सामान खरीदना है, वो महंगा भी तो हो जाता होगा, वो सौदे महंगे भी तो हो जाते होंगे, लिंगर ऑन करेंगे आप 4 4 3 3 साल तक बजट को आगे कराते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। आईएफए तो बैठा है कुंडली मार के। मतलब अगर आईएफए भी अपनी जिम्मेदारी समझ ले हिंदुस्तान के प्रति, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए, तो शायद ये समस्या खत्म हो जाए जिससे सेना भी जूझ रही है। बिल्कुल संजीव जी, देखिए, पिछले साल जब अमेरिका के सेना मुख्यालय पेंटागन ने अपनी संसद कांग्रेस को रिपोर्ट सबमिट की चीन की आर्थिक और सैनिक शक्ति पे, जो कि 23 दिसंबर 2025 को सार्वजनिक हुई, उस रिपोर्ट में एक जगह लिखा है कि चीन ने अपनी सैनिक और आर्थिक ताकत बनाई है होल ऑफ नेशन अप्रोच से। यानी पूरा देश इकट्ठे होकर काम किया है उसकी सैनिक और आर्थिक ताकत बढ़ाने के लिए। हमारे यहाँ, जैसे मैंने आईएफए का एग्जांपल दिया, फाइलें वहां कई महीने तक अटकी रहती हैं। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि चीज को खरीदने में देरी आती है। अगर फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, वो फंड सरेंडर हो जाते हैं। और इसका एंड रिजल्ट क्या होता है? जो हमारी सैनिक शक्ति होनी चाहिए थी, वो उतनी हो नहीं पाती है। और दूसरा, जो मैंने शुरू में कहा, हमारा जो रक्षा बजट परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, वो पिछले साल 1.9% था। उसे बढ़ा के 3% करना होगा। शुक्रिया जसिंदर सिंह सोढ़ी साहब, ये बहुत अहम बात बताने के लिए कि हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान के पास सैन्य रक्षा के लिए, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दौलत की कमी नहीं है, बजट की कमी नहीं, फाइनेंस नहीं कम है। कम है तो सिस्टम में कमी है। सिस्टम अगर ठीक कर दिया जाए, इस बजट को इस्तेमाल कर लिया जाए साल के साल, तो हम भी कहीं बहुत मजबूती से खड़े हो सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा अड़ंगा रोड़ा वो आईएफए है, जो कि बॉर्डर पे खुद लड़ने नहीं जा रहा है देश की सीमाओं के। उसको नहीं पता है कि देश की सीमाओं पे जुटे हुए सैनिक का दर्द क्या होता है, उसे संसाधन कौन कौन से चाहिए, उन संसाधनों के अभाव में कैसे भारत की फौज अपनी, मतलब हार की तरफ बढ़ती जाती है, या जान की बाजी लगाए, जान माल का भी नुकसान कराए, और सीमाओं की, सरहद की सुरक्षा में भी सेंध लगवाए। और इसकी जड़ वो है जिसको लोग जानते ही नहीं है कि कहाँ अड़ंगा है। वो अड़ंगा आईएफए है। मैं यही समझाऊं, और मैं गलत नहीं समझाऊं, और ये अगर थोड़ा सा जो निरंकुशता है वो अगर कम कर दी जाए, जिम्मेदारी समझ के देश के प्रति, यहाँ किसी को सजा देने का, दंड देने की बात नहीं कर रहे हम यहाँ बात कर रहे हैं जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभा लेने की।
आपको ताकत दी गई है सेना का बजट खर्च कराने से पहले लिखा पढ़ी की, तो आप उसको घिसटते मत रहिए फाइलों में। समय पे रिलीज कर दीजिए ताकि साजो सामान आ जाए और देश मजबूत हो। शुक्रिया जसविंदर सिंह सोढ़ी साहब, स्टेट मिरर हिंदी के लिए संजीव चौहान से बात करने के लिए।